वेलकम टू द ज्ञानपीठ क्लास। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राजनीतिक विचारक चाणक्य। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी था। तो चाणक्य से जन्म से संबंधित ऐसा माना जाता है कि चाणक्य का जन्म 400 बीसी के लगभग हुआ था। इनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं पता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी गई है। तो ये पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इन्हें मंत्री नियुक्त किया गया था, क्योंकि जैसा कि हमने सबने कहानियों में पढ़ा है कि इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बनाया था। मुद्रा राक्षस के अनुसार वास्तविक नाम इनका विष्णुगुप्त था और इनका गोत्र से नाम कौटिल्य माना जाता है। इनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र। इनके द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथ है विष्णुगुप्त, सिद्धांत, वैध जीवन। कौटिल्य को भारत का मैकावली भी कहा गया है, क्योंकि उन्हीं की तरह ये राजनीति को धर्म से स्वतंत्र रखते थे। कौटिल्य क्यों बने? भारत पर सिकंदर का आक्रमण और तत्कालिक छोटे छोटे राज्य की पराजय। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और ये भारत की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए मगध जाते हैं और वहाँ पर धनानंद को इसके प्रति सचेत करते हैं। लेकिन मगध के राजा धनानंद द्वारा कौटिल्य का अपमान कर दिया जाता है और उसी अपमान का बदला लेने के लिए ये कौटिल्य बनते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पर आक्रमण करने के लिए शिक्षा देते हैं और उन्हें तैयार करते हैं। देश टूटता जा रहा था, तो उसकी इंटीग्रेशन, उसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए इनको कौटिल्य बनना पड़ा। और ये जानते थे कि सिकंदर की विजय के मुख्य कारण है देश के छोटे छोटे राज्यों में विभाजन, राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव और राजाओं की आपसी फूट। तो इसी वजह से ये चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाना चाहते थे, जो भारत को किसी भी आक्रमण से बचा सके। अब जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक है कौटिल्य द्वारा रचित किताब अर्थशास्त्र। 1905 में सामने आई थी और इसको 1909 में प्रकाशित किया गया था। इसमें 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं और 150 यानी 150 अध्याय इसमें दिए गए हैं और यह 6000 श्लोकों का एक कंबाइन बुक के फॉर्म में अर्थशास्त्र सामने आई। इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, रसायन शास्त्र इत्यादि विषयों का जिक्र किया जाता है। इसमें वार यानी युद्ध का भी इसमें जिक्र मिलता है। तो हमारा जो यूजीसी क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है इस टॉपिक से कि इसमें कितने अधिकरण हैं या कितने इसमें चैप्टरों का जिक्र किया गया है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट सम्मिलित हैं। तो इस चीज़ को एक बार फिर से देखेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 150 अध्याय हैं और 6000 श्लोकों का कंबाइन करके एक बुक अर्थशास्त्र तैयार की गई है। इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, रसायन शास्त्र इत्यादि विषय सम्मिलित हैं। अब इनका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट यानी राज्य की अवधारणा के बारे में इनके क्या विचार थे वो देखते हैं। वह राज्य के देवी सिद्धांत के स्थान पर सामाजिक समझौते का पक्षधर करते थे। इसका मतलब है कि वो डिवाइन थ्योरी ऑफ गॉड को निग्लेक्ट करते थे। उनका मानना था कि राज्य की स्थापना लोगों के समझौते के बल पर हुई है और उसी समझौते से राजा को चुना जाता है। राज्य की उत्पत्ति तब हुई तब मत्स्य न्याय के कानून से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना। अपनी कृषि उपज छठा भाग
तथा स्वर्ण का 10वां भाग उन्हें देना स्वीकार किया। इसके बदले राजा ने उसकी सुरक्षा तथा कल्याण के उत्तरदायित्व को संभाला। तो मत्स्य न्याय क्या होता है? किसी बड़े राजा या किसी शक्तिशाली राजा या किसी शक्तिशाली आदमी द्वारा छोटों पर अत्याचार करना या छोटों का विनाश कर देना अपने फायदे के लिए मत्स्य न्याय के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। तो जिस टाइम पर राज्य में मत्स्य न्याय का कॉन्सेप्ट चलता था, उस समय मनु को अपना राजा लोगों ने चुना और उनसे प्रोमिस किया कि वो अपनी कृषि और स्वर्ण का 10वां भाग उन्हें टैक्स के रूप में देंगे और राजा उनकी आने वाले खतरों से रक्षा करेगा। राजा के कार्य निम्न रूप में देखे जाते हैं। राजा का पहला कार्य है सुरक्षा संबंधी कार्य। राजा आने वाले बाहरी आक्रमण से प्रजा की रक्षा करेगा। स्वधर्म का पालन कराना। राजा धर्म का अनुयायी होगा, वह सबको धर्म का पालन करवाएगा। सामाजिक दायित्व और जल कल्याण के कार्य। सामाजिक दायित्वों में हम सिक्योरिटी टू प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं, क्योंकि कौटिल्य प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी समर्थक थे। अब देखते हैं थ्योरी जिनसे यूजीसी नेट में सवाल पूछे जाते हैं। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है राज्य के तत्व सप्तांग सिद्धांत, 7 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। तो इसमें पहले स्वामी, जिसको राजा कहा जाता था, उसको शीर्ष के तुल्य या आत्मा के तुल्य बोला जाता था। सबसे पहले हम सप्तांग सिद्धांत का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये सिद्धांत क्या था? बेसिकली ये सिद्धांत बताता था कि राज्य के जो अंग हैं वो किसी जीवित व्यक्ति की भांति हैं। तो इन्होंने राज्य के 7 अंगों को अपने हिसाब से 7 नाम दे रखे थे। स्वामी, जो कि पहला जो सेंटर में आता है, स्वामी राजा, उसे इन्होंने सोल कहा, यानी आत्मा। अमात्य ये मंत्री को बोला करते थे और मंत्री को इन्होंने राज्य की आंखें बताया। जनपद ये भूमि तथा प्रजा को बोला करते थे और इन्होंने जनपद को राज्य की जांघा या पैर, जिसे हम इंग्लिश में थाई बोलते हैं, वो बताया। दुर्ग मतलब किला बाहरी आक्रमणों से राज्य की रक्षा करता था और इसलिए कौटिल्य ने इसे राज्य की बाहों की उपाधि दी, यानी राज्य की बाहें बोला दुर्ग को। कोष को राजकोष बोला जाता था। ये राजा के मुख के समान इसे समझा जाता था। दंड को बल, डंडा या सेना से भी डिनोट करते हैं। इसे राज्य का माइंड यानी मस्तिष्क बोला जाता था। उसके बाद आता है सूद या मित्र, जिसे राजा के कान बोला जाता था, क्योंकि तुम्हारा मित्र ही तुम्हारे आक्रमणों के बारे में जानता है। वो तुम्हारी बुराई सुनकर तुम तक बात पहुंचाता है कि कहाँ आक्रमण होने वाला है। तो मित्र को राजा के कान से संबोधित करते थे। अब कौटिल्य के अनुसार राजा के कुछ गुण थे। राजा कुलीन, बुद्धिमान, साहसी, धैर्यवान, संयमी, दूरदर्शी तथा युद्ध कला में निपुण होना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने मंत्री के कुछ लक्षण बताए हैं, जैसे देश के नागरिक को उच्च कुल से संबंधित होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, व्यक्ति को राजा का अमात्य बना सकता है, यानी देश का नागरिक हो, उस उच्च कुल से संबंध रखता हो, चरित्रवान हो और योग्य व्यक्ति को राजा अमात्य यानी मंत्री बना सकता है। वो मानते थे कि रिश्तेदारों को अमात्य यानी मंत्री नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार जनपद में कौटिल्य ने उपजाऊ प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण पशुधन, नदियां, तालाबों, वन्य प्रदेश प्रधान भूमि को उपयुक्त बताया। किसान मेहनती हो और लोग प्रेम से रहे, यही उनके जनपद में यानी भूमि तथा प्रजा में सम्मिलित था। दुर्ग 3 प्रकार के होते थे: औदिक दुर्ग, पार्वत दुर्ग और वन दुर्ग। औदिक दुर्ग के चारों तरफ पानी भरा होता था।
पर्वत दुर्ग के चारों तरफ चट्टान, पत्थर और पर्वत होते थे और वन दुर्ग के चारों ओर वन और दलदल होती थी। तो दुर्ग भारी आक्रमणों से बचाने का काम करते थे, इसलिए इनकी 3 तरह की संरचना बताई गई थी ताकि दुश्मन कम से कम पहुंच सके। इसके बाद युद्ध के लिए कोष का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, क्योंकि कोष को एक तरीके से धन भी बोला जाता है। अगर राजा के पास धन होगा तो उस धन को वो सेना पर खर्च करके उसे सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करेगा। कोष जनता के टैक्स से इकट्ठा किया जाता था। इसमें अनाज का 6वां हिस्सा और व्यापार का 10वां हिस्सा, पशुओं और व्यापार के लाभ का 50वां हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में जाता था। सेना कई प्रकार की हुआ करती थी, जिसमें हसित को सर्वश्रेष्ठ सेना माना जाता था। एक अश्व सेना हुआ करती थी, एक रथ सेना और एक पैदल सेना। मित्र, सहज मित्र और कृत्रिम मित्र, 2 तरीके के मित्र थे, जिसमें सहज मित्र को श्रेष्ठ माना जाता था। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।